घनश्याम जी रात भर सोए नहीं थे। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात भर बुखार होने के कारण अब तो शरीर साथ भी नहीं दे रहा था। फिर भी वे जैसे तैसे उठे और अपने लिए चाय बनाई ताकि चाय के साथ कुछ खाकर दवाई ले पाए। चाय के साथ बिस्किट खाए और फिर दवाई ली। रात को भी तो दवाई ली थी, मगर कुछ आराम नहीं पड़ा था अब तक। और अभी भी सुबह की दवाई लेकर करीबन 2 घंटे बीत चुके थे, मगर बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। घनश्याम जी ने अपने बेटे आर्यन को फोन किया और अपनी तबीयत के बारे में बताया और उससे उनके साथ डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा। आर्यन बोला, पापा अभी आधे घंटे में मेरी जरूरी मीटिंग है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। एक काम करिए, आप तुषार को अपने साथ ले जाइए। घनश्याम जी ने छोटे बेटे तुषार को फोन किया तो तुषार बोला, पापा मुझे ऑफिस में आज बहुत काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। घनश्याम जी ने दुखी होकर फोन रखा और जैसे तैसे ऑटो लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो उन्हें पता चला कि उन्हें डेंगू हो गया है, जिस वजह से उन्हें तुरंत एडमिट होना पड़ा। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। पत्नी के जाने के बाद घनश्याम जी 2 वक्त के खाने के भी मोहताज बन गए थे। बेटे बहुए घनश्याम जी को एक दिन भी अपने साथ नहीं रख पाए थे। यही सोचते सोचते उनकी आंखें भर आई थी। उसी शाम हाथों में टिफिन का डब्बा लिए उनकी बगल की सोसाइटी में रहने वाली राधिका जी घनश्याम जी से मिलने चली आई। घनश्याम जी उन्हें देखकर हतप्रभ रह गए, क्योंकि राधिका जी के अचानक हॉस्पिटल आने की उम्मीद नहीं थी उन्हें। राधिका जी उनकी बगल वाली सोसाइटी में रहती थी। उन दोनों की काम वाली बाई भी एक ही थी। काम वाली बाई सरिता के मुंह से ही घनश्याम जी ने सुना था कि राधिका जी बेटे बहू के होते हुए भी अकेली रहती हैं। अक्सर शाम को सोसाइटी के गार्डन में घनश्याम जी और राधिका जी की मुलाकात हो जाया करती थी, तो दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते थे। मगर आज अचानक राधिका जी को यूं हॉस्पिटल में देखकर घनश्याम जी आश्चर्यचकित थे। राधिका जी बोली, मुझे हमारी काम वाली बाई सरिता ने बताया कि आपको आज ही हॉस्पिटल में एडमिट किया है, इसलिए आपसे मिलने चली आई। खाना खाने के समय पर ही आ रही थी तो अपने साथ खाना भी ले आई। घनश्याम जी बोले, शुक्रिया राधिका जी, मगर आपने क्यों तकलीफ की? राधिका जी बोली, इसमें तकलीफ कैसी? हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे? लीजिए, आप ये खाना खा लीजिए। इतना कहते हुए टिफिन उन्होंने घनश्याम जी के हाथों में दे दिया। घनश्याम जी ने टिफिन खोला तो देखा उसमें उनकी फेवरेट लौकी की सब्जी, रोटियां और खिचड़ी थी। खाना खाते खाते घनश्याम जी की आंखें भर आई और वे बोले, राधिका जी बरसों हो गए घर का खाना खाए। ऐसा लग रहा है मानो आज बहुत सालों बाद आत्मा तृप्त हुई हो। राधिका जी बोली, घनश्याम जी आपको घर का खाना इतना पसंद है, ये पहले क्यों नहीं बताया आपने कभी? आप जब तक यहाँ हैं मैं सुबह शाम खाना ले आया करूंगी। घनश्याम जी कुछ बोलते उससे पहले ही राधिका जी बोली, और हाँ, इसे तकलीफ उठाना मत कहिएगा। और फिर वे दोनों एक साथ हंस पड़े। 4 दिन बाद घनश्याम जी भले चंगे होकर घर आ गए थे। अब वे और राधिका जी हर रोज मिलने लगे थे। राधिका जी का आज जन्मदिन था। घनश्याम जी हाथों में गुलदस्ता लिए उन्हें बधाई देने उनके घर पहुंचे। राधिका जी बोली, अरे इसकी क्या जरूरत थी? घनश्याम जी हंसकर बोले, जरूरत तो थी, मुझे आपके हाथ की बनी चाय भी तो पीनी थी, वो तो ऐसे भी मिल जाती। बोलकर राधिका जी चाय बनाने चली गई। राधिका जी के हाथ की बनी चाय पीकर फिर एक बार घनश्याम जी भावुक हो गए और बोले, मेरी पत्नी आशा भी ऐसी ही मसालेदार चाय बनाती थी। राधिका जी, क्या आप मुझे बताएंगी कि ये मसाला कैसे बनाते हैं? राधिका जी बोली, जी जरूर, क्यों नहीं। वैसे क्या हुआ था आशा जी को? घनश्याम जी बोले, क्या बताऊं राधिका जी, इंसान जितना अपनों से उम्मीदें कम रखेगा उतना ही ज्यादा सुखी रहेगा। आशा और मेरी गृहस्थी बहुत खुशहाल चल रही थी। हमारे दोनों बेटे आर्यन और तुषार बड़े हो गए थे और अपने पैरों पर खड़े भी हो गए थे। आशा को उन दोनों से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी। अपनी पसंद की बहू लाना चाहती थी दोनों के लिए, मगर दोनों ने अंतरजातीय विवाह कर लिया। फिर भी आशा ने सब कुछ स्वीकार कर लिया था।
मगर उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दोनों बेटे हम लोगों को अकेला छोड़कर हमसे अलग रहने लगे। दोनों ने यहीं बेंगलोर में अपने अपने घर ले लिए और हमसे सिर्फ फोन तक का रिश्ता कायम कर लिया। धीरे धीरे फोन भी ना के बराबर आना शुरू हो गए। आशा कुछ कहती नहीं थी, मगर मन ही मन बहुत दुखी होती। अपने बेटे बहुओं से उसकी बहुत उम्मीदें थी, जिन पर कोई खरा ना उतर पाया। एक रात आशा जो सोई फिर उठी ही नहीं। डॉक्टर ने बताया कि उसे नींद में ही अटैक आया था और वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ गई। दोनों बेटे इतना नजदीक होते हुए भी मुझसे मिलने नहीं आते। दोनों अपने काम में बहुत व्यस्त हैं। इतना कहकर घनश्याम जी की आंखें भर आईं। राधिका जी ने उन्हें संभाला और बोली, आपका ही नहीं घनश्याम जी, हमारे जैसे बुजुर्गों का आजकल यही हाल हो गया है। मुझे भी मेरे बेटे बहू का सच तब पता चला जब मैं उनके घर रहने गई थी। मेरे बेटे मोहित और बहू शिखा की नौकरी मुंबई में है। जब मैं 35 वर्ष की थी तब मेरे पति किशोर जी की मृत्यु कार एक्सीडेंट में हुई थी। तब से मोहित को मैंने अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने तब से ही घर में ट्यूशन लेना शुरू कर दिया था, जिससे मोहित की स्कूल फीस और घर के बाकी खर्चे पूरे होते थे। मोहित पहले तो यहीं बेंगलोर में नौकरी करता था, मगर बाद में उसका ट्रांसफर मुंबई में हो गया। फिर वहीं मुंबई में साथ नौकरी करने वाली शिखा से उसे प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। शिखा और मोहित मुंबई में ही सेटल हो गए। शिखा मुंबई में पली बड़ी थी और कभी बेंगलोर आना नहीं चाहती थी। एक रोज मोहित ने मुझे बताया कि शिखा प्रेग्नेंट है, इसलिए वो मुझे यहाँ लेने आ रहा है। मैं तो वैसे ही अकेली यहाँ जिंदगी गुजार रही थी, भला मैं क्यों मना करती। मैं भी वहां जाने के लिए तैयार हो गई। मैं मोहित और शिखा के सारे काम कर देती थी ताकि शिखा को प्रेगनेंसी में पूरा आराम मिल पाए। वे दोनों रोज सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते और शाम 7 बजे तक घर आ जाते। मोहित मुझसे रोज नई नई फरमाइशें करता, कभी गाजर का हलवा तो कभी मेथी के थेपले। मैं भी बेटे बहू से बहुत प्यार करती थी, इसलिए कभी कुछ मना नहीं करती थी और सब कुछ बना देती। मगर एक रोज जब मैं रात को रसोई में पानी पीने जा रही थी तो बेटे बहू की बातों से मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। शिखा कह रही थी, मोहित तुम्हारी माँ को हमेशा यहाँ रख लेना चाहिए। ऑफिस जाने से पहले गर्म गर्म नाश्ता भी करवाती है और फिर रोज ऑफिस के लिए टिफिन भी तैयार रखती है। और तो और तुम ये जो रात को फरमाइश करके टेस्टी टेस्टी खाना बनवाते हो, उस बात ने तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। बेचारी बुढ़िया बेटे बहू का मन रखने के लिए हमारे लिए रोज अच्छा खाना बना रही है। मोहित बोला, शिखा आखिर तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज है। मेरा बस चले तो तुम जिस पर हाथ रखो वो चीज तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूं। शिखा बोली, रहने दो, मैंने जो कहा वो तो तुमने किया ही नहीं अब तक। मोहित बोला, मैं कल ही माँ से बात करता हूँ कि वे अपना बेंगलोर वाला फ्लैट बेचकर वो पैसा मुझे दे दे, ताकि मैं यहाँ मुंबई में 2 BHK का फ्लैट ले पाऊं। आखिर कल को हमारा बच्चा होगा तो हमें प्राइवेसी भी तो चाहिए होगी। शिखा बोली, स्मार्ट बॉय, अब की तुमने अक्लमंदी वाली बात। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं दबे पांव अपने कमरे में सोने चली आई। दूसरे दिन सुबह मैं अपना बैग पैक कर चुकी थी और मोहित के उठते ही मैंने कहा, मैं आज ही वापस जाना चाहती हूँ। मोहित और शिखा हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर मुझे प्यार से मनाने की कोशिश करने लगे, मगर मैंने कोई प्रतिक्रिया ना देते हुए कहा, बस मोहित मुझे स्टेशन छोड़ देना, बाकी तुम दोनों की रात की बातें सुनकर मैं अपनी अहमियत जान चुकी हूँ। मोहित और शिखा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके सारे किए कराए पर यूं पानी फिर जाएगा। बस उस दिन के बाद से हम लोग आपस में बिल्कुल बात नहीं करते। इतना बोलते बोलते राधिका जी रोने लग गई। घनश्याम जी बोले, रोइए मत राधिका जी, अगर आजकल की युवा पीढ़ी हम बुजुर्गों की कीमत नहीं समझ पा रही है तो ये उनकी नासमझी है और हम उनकी वजह से अपनी जिंदगी क्यों खराब करें। ऐसे बच्चों के लिए क्यों रोए जो हमें सिर्फ जरूरत के वक्त याद करते हैं। हम लोग तो पहले ही अपना सर्वस्व उन पर न्योछावर कर चुके हैं, अब बुढ़ापे में भी वे लोग हमें इस्तेमाल करेंगे क्या। राधिका जी कुछ शांत हुई तो घनश्याम जी बोले, राधिका जी
आप ट्यूशन टीचर रह चुकी हैं। मेरे दोस्त ने अभी हाल ही में एक ट्यूशन सेंटर खोला है। मैं कल ही उससे आपका परिचय करा देता हूँ। आप उसकी क्लासेस में पढ़ा सकती हैं। मुझे उसने ट्यूशन सेंटर का अकाउंटेंट बनाया है। मेरा पहले से हिसाब किताब का ही काम रहा है राधिका जी। इस काम से समय भी बीत जाता है और महीने की सैलरी भी मिल जाती है, जिससे हमें किसी पर आधारित रहने की जरूरत नहीं। राधिका जी बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप घनश्याम जी। इसीलिए तो मैंने भी ट्यूशन लेना नहीं छोड़ा अब तक, और मैं आपके दोस्त की क्लासेस में भी जरूर पढ़ाने जाऊंगी। घनश्याम जी और राधिका जी दोनों एक ही ट्यूशन सेंटर में काम कर रहे थे, जिससे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। अब सोसाइटी और आसपास के लोग भी उनके बारे में बात करने लगे थे, और आखिर धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। ये बातें उड़ते उड़ते घनश्याम जी के दोनों बेटों के कानों तक भी जा पहुंची। एक रोज दोनों इकट्ठा होकर घनश्याम जी के घर आकर उन्हें कोसने लगे। बड़ा बेटा आर्यन बोला, पापा, आपको इस उम्र में भी ये सब करते शर्म नहीं आई? आपने एक बार भी हमारी इज्जत और पोजीशन के बारे में नहीं सोचा कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे हमारे बारे में? तुषार भी बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, शेम ऑन यू पापा। घनश्याम जी मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम दोनों। जब तुम्हारा बाप वहां अस्पताल में मर रहा था, तब कहां गई थी तुम्हारी शर्म? जब तुम्हारे बाप को घर का खाना नसीब नहीं होता था, कभी बाहर का खाकर तो कभी भूखा ही सो जाया करता था तुम्हारा बाप, तब कहां गई थी तुम दोनों की शर्म? यस, सही कहा, शेम ऑन मी कि मैंने अपने लिए इस उम्र में एक ऐसी दोस्त बनाई जो मुझे समझती है, मेरी चिंता करती है, और बदले में मैं भी उनका ध्यान रखता हूँ, उनकी चिंता करता हूँ। अगर बच्चे बूढ़े लोगों को बेसहारा और लाचार छोड़ दें, तो क्या हम बूढ़े लोग एक दूसरे के सहायक बनना भी छोड़ दें? और तुम लोगों की नजर में ये पाप है, तो हाँ, मैं पापी हूं। घनश्याम जी की आवाज में एक जोश और एक जुनून था, जिसे देखकर दोनों बेटे एकदम चुप हो गए और वहां से जाने लगे। इतने में घनश्याम जी बोले, मैं राधिका जी से अगले महीने विवाह करने वाला हूं। तुम दोनों को न्योता तो नहीं दूंगा, क्योंकि तुम दोनों तो बहुत समय से मुझे बेसहारा करके जा चुके हो, लेकिन बताना मेरा फर्ज है, इसलिए बता देता हूं। वहां दूसरी ओर बेटे मोहित का भी राधिका जी के पास आज बहुत महीनों बाद फोन आया था, वो भी माँ को भला बुरा कहने के लिए। राधिका जी भी अब तक चुपचाप सुनते आई थी और बस दिखावे की जिंदगी जीती आई थी कि वे अकेले खुश रह सकती हैं, मगर सच तो यही था कि हर पल उन्हें भी एक कमी खलती थी। वो भी किसी का साथ, किसी का अपनापन चाहती थी। आज उन्होंने भी अपनी आवाज को बढ़ाते हुए कहा, बस बहुत हो गई तुम लोगों की मनमानी। तुम लोगों को तो मुझे देखने छोड़ो, मेरा हालचाल पूछने तक की फुर्सत नहीं है, और आज मुझे सुनाने के लिए फोन कर रहे हो। अगले महीने मैं घनश्याम जी से 7 फेरों में बंधने जा रही हूँ, और यही मेरा आखिरी फैसला है। आज पहली बार घनश्याम जी ने और राधिका जी ने अपने लिए एक ऐसा फैसला लिया था जिसे शायद दुनिया वाले या घर वाले ना समझें, मगर उन दोनों के लिए वो एक सही फैसला था। क्या उम्र बढ़ने पर इंसान जीना छोड़ दे? क्या बुढ़ापे में जिंदगी अकेले बिताना सही है? दोस्तों, घनश्याम जी और राधिका जी के इस फैसले पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।